तेलंगाना की एक गांव में रहने वाली लड़की साबित कर रही है कि परंपरा और पर्यावरण जागरूकता साथ साथ चल सकते हैं। श्रीजा बीटेक की छात्रा है। वो मूंगफली के छिलकों और कृषि अपशिष्ट से भगवान गणेश की मूर्तियां, बायोडिग्रेडेबल गमले, चाय के कप और प्लेट जैसे सामान बना रही है। जब वह 9वीं क्लास में थी, तब उनके स्कूल में पौधारोपण अभियान हुआ। उसी समय उन्होंने बायोडिग्रेडेबल गमले बनाने का प्रयोग शुरू किया। उनका प्रयोग अब पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम में बदल गया है। पारंपरिक प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां विसर्जन के बाद जल निकायों में हानिकारक रसायन और भारी धातुएं फैलाती हैं। इससे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचता है। श्रीजा की मूर्तियां प्रदूषण नहीं फैलाती, ये प्राकृतिक रूप से पानी में घुलती हैं। इससे त्योहारों के मौसम में नदियों और झीलों को नुकसान नहीं पहुंचता। श्रीजा को तेलंगाना स्टेट इनोवेशन सेल का प्रोटोटाइपिंग सुविधा और कृषि नवाचार केंद्र सहयोग दे रहा है। उसे अपना काम आगे बढ़ाने के लिए वित्तीय मदद भी मिली है। गणेश चतुर्थी नजदीक है। उम्मीद है कि श्रीजा का नवाचार ज्यादा कारीगरों और आम लोगों को पर्यावरण के अनुकूल क्रियाकलाप अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। इससे ये साबित होगा कि त्योहार मनाने की भावना सच्ची हो तो प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचेगा। నేను బయోడిగ్రేడబుల్ పార్ట్స్‌ను తయారు చేశాను. ఎందుకనంటే సాధారణంగా నర్సరీలో మొక్కలు పెంచడానికి సింగిల్ యూజ్ బ్లాక్ పాలిథీన్ బ్యాగ్స్‌ను ఉపయోగిస్తుంటారు. ఈ సింగిల్ యూజ్ బ్లాక్ పాలిథీన్ బ్యాగ్స్ అనేటివి పర్యావరణానికి చాలా హానికరం. కాబట్టి ఈ సమస్యకు పరిష్కారంగా నేను వేరుశనగ పొట్టును ఉపయోగించి బయోడిగ్రేడబుల్ పార్ట్స్‌ను తయారు చేశాను. ప్రస్తుతం నేను శ్రీజ గ్రీన్ గెలాక్సీ అనే అంకుర పరిశ్రమను ప్రారంభించి అందులో నెలకు 10,000 బయో పార్ట్స్‌ను తయారు చేస్తున్నాను. Really happy that she has joined our engineering college, and we could also know about her product from first year. So here the college also has supported her for her business, and where she has come up with the biodegradable biopart. So here now she is also actually come up with the Ganesh idol. So like as Ganesh Chaturthi is approaching, so like she has come up with the Ganesh idol, where if you like dissolve it in water in another 1 day or in 24 hours, it becomes it dissolves, and that particular water is actually used for plants. So the minerals and the components that are being used in that biodegradable part will definitely nourish the plant also. केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने खास अपना घर शुरू किया है। इसका मकसद सड़क सुरक्षा बढ़ाना और देश भर में लंबी दूरी की यात्रा करने वाले ट्रक ड्राइवरों की बेहतर सेहत सुनिश्चित करना है। इस पहल के तहत तेल कंपनियों ने राजमार्गों पर खास आराम घर विकसित किए हैं, जहां ट्रक ड्राइवर और लंबी यात्रा करने वाले दूसरे लोग ब्रेक ले सकें और आराम कर सकें। लंबी यात्रा के दौरान एक मोबाइल ऐप के जरिए आराम घर में सीट बुक किया जा सकता है। अपना घर की जो पहल है वो भारत सरकार के द्वारा की जा रही है, और हज़ार अपना घर एस्टेब्लिश करने की भारत सरकार की जो पहल है उसी में हमारा ये है। और इवन ये फर्स्ट ऑफ द अपना घर जो लगाए गए हैं उसमें से ये एक है। ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे किलोमीटर 63 पे हमारा ये अपना घर स्थित है। ये अपना घर की जो बुकिंग है वो एक ऐप है जिसके थ्रू अपना घर पे ड्राइवर्स हमारे बुक कर सकते हैं। इस पे ड्राइवर सेंट्रिक सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। ड्राइवरों को सिर्फ 112 रुपए में 8 घंटों तक आराम करने की जगह मिल जाती है। यहाँ साफ बिस्तर, उचित सफाई, खाना पकाने की जगह, कपड़े धोने जैसी कई सुविधाएं उपलब्ध हैं। सर अगर वो अपना घर 112 रुपए में बुक किया है तो उसको आने के बाद यहाँ लेटने की व्यवस्था, बेड वगैरह व्यवस्था है। सर वहाँ टॉयलेट की भी व्यवस्था है, और हम लोग उसको एक अच्छी सुविधा के अनुसार हौदा भी देते हैं नहाने नहाने के लिए, और वो सेल्फ कुकिंग भी कर सकता है। और सर जैसे नहाने के बाद वो अगर कपड़ा वगैरह धोना चाहे तो हम लोगों ने वो वॉशिंग मशीन प्रोवाइड किया है। उसमें आकर वो कपड़े धोए और सुखाए और आराम करके आराम से निकल सकता है। लंबी यात्रा के दौरान ताजगी के लिए यह जरूरी है। लोगों का मानना है कि ड्राइवर तरोताजा हो तो राजमार्गों पर चलने वाले दूसरे यात्री भी सुरक्षित रहते हैं। पेट्रोल स्टेशन के पास अपना घरों में 10 से 30 बिस्तर उपलब्ध हैं। ट्रक ड्राइवरों का कहना है कि ये पहल उनके लिए राहत भरी है। अपना घर उनके लिए सुरक्षित और भरोसेमंद जगह होंगे।
यहाँ पे आते हैं सर हम, बढ़िया सुविधा है खाने की, पीने की, सोने की, कपड़ा धोने की, अच्छी सुविधा है सर यहाँ पे, संतुष्टि है पूरी सर। अपना घर, इसमें बहुत अच्छी सुविधा है नहाने के लिए, रेस्ट करने के लिए। शाम को जैसे रात को कभी भी आ जाओ, रेस्ट कीजिए, और सुबह होती जब 10 बजे 8 बजे जब आपको शांति अच्छी तरह मिल जाए फिर चले जाइए, है ना। इसमें आप खाना भी बना सकते हो। फिर यहाँ पे ढाबा भी है, ढाबा जगत ढाबा, उसमें आप सस्ते खाना रेटों में खाना खा सकते हो। धोने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, नहाने के लिए खूब अच्छी सुविधा है, कोई इशू नहीं है, मतलब बहुत बढ़िया। अभी तक सर जैसे मान लो रेस्ट हो गया, हमारे को रेस्ट की ज़रूरत है, थकावट हुई है तो बंदा आराम से बेड के ऊपर रेस्ट कर सकता है। और जैसे मान लो फ्यूल की ज़रूरत है तो उसी जगह से फ्यूल भी ले सकता है, फूड भी कर सकता है, और जैसे मेंटेनेंस की ज़रूरत है तो अपनी गाड़ी का काम भी करवा सकता है। फिलहाल देश भर में राजमार्गों पर 368 अपना घर बनाए गए हैं। मंत्रालय की योजना है कि 2027 तक ऐसी हजारों सुविधाएं बनाई जाएं। केरला या केरलम शब्द का मतलब है नारियल के पेड़ों की भूमि, लेकिन केरल जल्द ही ये दर्जा खो सकता है। नारियल के पेड़ों के लिए मशहूर राज्य में नारियल के पेड़ और नारियल का उत्पादन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। पिछले कुछ महीनों में केरल में नारियल और नारियल तेल की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। 1 किलोग्राम नारियल की कीमत 85 रुपये से ज़्यादा हो गई है, जबकि नारियल तेल की कीमत लगभग 600 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई है। ഇനി ഓണത്തിനെങ്കിലും വില കുറയോ എന്നുള്ളത് പോലും അറിഞ്ഞൂടാ. ജനങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഒരു വെപ്രാളമാണ്. തേങ്ങയും വെളിച്ചെണ്ണയും ഇങ്ങനെ വില കൂടുന്നു, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലാണ്. തേങ്ങ കിട്ടാനില്ല ആവശ്യത്തിന്, കൊപ്രയും ആവശ്യത്തിന് കിട്ടാണ്ട് വന്നു. അപ്പോൾ കൊപ്രയുടെ ഷോർട്ടേജ് വന്നപ്പോൾ തേങ്ങയെല്ലാം കൊപ്രയാക്കാൻ പോയി. തേങ്ങയ്ക്ക് വില കൂടി, അതാണ് എണ്ണയ്ക്ക് വില കൂടാനും കാരണം. ഉള്ള തെങ്ങെല്ലാം മുറിച്ച് കളയണം. അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വന്നതോടെയാണ് തമിഴ്നാടിനെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വന്നത്. दुनिया भर में नारियल के फायदों को लेकर जागरूकता बढ़ रही है। इसके साथ ही नारियल की मांग भी बढ़ रही है। जलवायु परिवर्तन और जमीन की कमी के कारण होने वाली बीमारियां समस्या को और बढ़ा रही हैं। जानकार ये भी कहते हैं कि केरल के लोग अब नारियल के पेड़ों की पहले जैसी देखभाल नहीं करते। नारियल के पेड़ों के बारे में पारंपरिक ज्ञान भी धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। Most of the time now the weather condition also has been changing from time to time. Actually in Kerala as well as the southern India mostly getting the erratic rainfall and most time even heavy rainfall in a shorter time, and the warmer nights for a long time. And apart from this, in southern Kerala, the root wilt is caused by the phytoplasma. That's also one of the major problem, and because of this, the coconut production is getting down. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞൊരു 10 വർഷമായിട്ട് നമ്മുടെ ലാൻഡ് ഏരിയ എത്രത്തോളം ബിൽഡിങ്സ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ തേങ്ങയുടെ ഉൽപ്പാദനം ഇത്രയും കുറഞ്ഞതെന്ന്. പിന്നെ രണ്ടാമതൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കരിക്കിൻ്റെ അമിതമായ ഉപയോഗം. പണ്ട് നമ്മൾ കരിക്ക് ഇത്രയധികം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല. പിന്നെ ഈ നമ്മുടെ പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച തെങ്ങ് കയറ്റ തൊഴിലാളികളുടെ ലഭ്യത കുറവാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം. കാര്യം തെങ്ങിന് വേണ്ടുന്ന ഏറ്റവും നല്ല പരിചരണം എന്ന് പറയുന്നത് തെങ്ങിൻ്റെ മണ്ട വൃത്തിയാക്കലാണ്. ക്രൗൺ ക്ലീനിങ് എന്ന് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും. नारियल जो केरल की संस्कृति का अभिन्न अंग है, वह पीढ़ियों से जायकेदार खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होता आ रहा है। भारी संख्या में लोगों की आजीविका का जरिया रहा है और केरल की मजबूत पहचान रहा है। समय रहते नारियल के पेड़ों की उचित देखरेख, रोग प्रबंधन और नए पौधों का रोपाई नहीं की गई तो नारियल जल्द ही अपने ही घर में अजनबी बन सकता है। अब केरल के सामने चुनौती सिर्फ एक फसल को बचाने की नहीं, बल्कि अपने पहचान को भी बचाने की है। जम्मू कश्मीर में कठुआ जिले के दुग्गन गांव का अक्षय कुमार 8 साल तक कुछ नहीं बोल पाया था। गरीब परिवार का अक्षय कटे हुए होंठ और चिपके हुए तालू के साथ पैदा हुआ था। वो 3 साल का था तो उसकी सर्जरी हुई, फिर भी वो बोल नहीं पाया। जब ये पैदा हुआ था तो इसके लिप्स कटा हुआ था, लेफ्ट में प्रॉब्लम थी, तो उसके बाद हमने इसका ऑपरेशन करवाया 3 साल के बाद। अच्छा सर।
जी सर, पठानकोट में गए, वहाँ पे सुख सदन हॉस्पिटल में इसका ऑपरेशन करवाया। अच्छा सर। जब पहले था तो इसको खाना भी नहीं हजम होता था, पेट में जाता ही नहीं था, नाक के रास्ते बाहर आ जाता था। अच्छा सर। ऑपरेशन कराने के बाद इसका खाना तो पेट में जाने लगा। वहीं अक्षय पर इलाके में तैनात सेना के एक डॉक्टर की नजर पड़ी तो सब कुछ बदल गया। डॉक्टर ने जांच की तो पाया कि सही तरीके से इलाज किया जाए तो अक्षय बोल सकता है। जो वो बात कर रहा था उस टाइम पे आई वाज वेरी श्योर कि सिर्फ वबल्स में बात कर रहा है। अ आ ए ई या आई अम्मा है। नेजल्स जो साउंड होता है और जो थ्रोट का साउंड होता है वो डिफरेंशिएट करके उसको नाक बंद करके नाक खोल के बोलना सिखाया। फिर धीरे धीरे करके मैंने थोड़ा एडवांस किया, उसको लिप्स से जो अपने साउंड निकलता है प ब ये सब मैंने उसको सिखाया। जब अक्षय को महीनों तक अभ्यास कराया गया तो पहले उसके लब फूटे और फिर धीरे धीरे उसमें आत्मविश्वास भरता गया। जब उसने पहली बार माता पिता को पुकारा तो उनकी आंखों में खुशियों के आंसू छलक पड़े। बहुत मेहनत करी है आदमी भाई ने, ठीक बात करवाई, अब तो ठीक बात करता है के लिए। अब खुशी होती है आपको? हाँ, अक्षय अच्छी बात करता है। ये सिर्फ उनके बेटे की आवाज नहीं थी, एक चमत्कार भी था। जिस घर में कभी मौन प्रार्थनाएं होती थीं, वहां अब अक्षय की किलकारियां गूंजती हैं। सेना के डॉक्टर की एक कोशिश ने अक्षय के परिवार और पड़ोसियों पर अमिट छाप छोड़ी है। यह इस बात की मिसाल है कि सेना न केवल सीमाओं की रक्षा करती है बल्कि उन दिलों में भी खुशियां भर सकती है जहां उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक घर के छोटे से कमरे में कैमरों का दुर्लभ संग्रह है। यह बदलते समय के साथ फोटोग्राफी के इतिहास और विकास का चश्मदीद है। कैमरों का संग्रह 74 साल के रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी तापस कुमार बसु की 6 दशकों से भी ज्यादा समय की मेहनत है। उनके कैमरों ने कभी दुनिया की फ्रेम दर फ्रेम तस्वीरें उतारी थी। टुडे নতুন, আগামীকাল ওল্ড পুরনো, পরশু সেটা অ্যান্টিক হয়ে যায়। আমার সংগ্রহে 60 বছর বা 65 বছর আগে যে ক্যামেরা নিউ ছিল সে ক্যামেরা এখন অ্যান্টিক হয়ে গেছে। আমার ক্যামেরা আমি 65 বছর ধরে সংগ্রহ করে যাচ্ছি, যেমন প্রায় 60 ইয়ার্স ধরে আমি गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्कूल, कलेज, यूनिवर्सिटी, साइंस फेयर विभिन्न জায়গায় আমি সাফল্যের সঙ্গে ক্যামেরা এক্সিবিট করে যাচ্ছি। আমার কাছে অলমোস্ট এভরিথিং টাইপের অ্যানালগ ক্যামেরা আমার সংগ্রহে আছে। तापस के संग्रह में 200 से ज्यादा दुर्लभ कैमरे हैं, जिसमें पिन होल कैमरों से लेकर लकड़ी के बॉक्स कैमरे और शुरुआती धातु मॉडल तक सब शामिल हैं। खास बात है कि सभी कैमरे चालू हालात में हैं। हर साल विश्व फोटोग्राफी दिवस के मौके पर तापस अपना दुर्लभ संग्रह दुनिया के सामने पेश करते हैं। विश्व फोटोग्राफी दिवस, जो हर साल 19 अगस्त को मनाया जाता है, ये फोटोग्राफी की कला, शिल्प, विज्ञान और इतिहास को सम्मान है। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बच्चों की आंखों में ख्वाब पल रहा है कि उन्हें ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की तरह अंतरिक्ष की सैर करना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों के सपनों को महसूस किया और उसे पूरा करने की तैयारी कर ली है। सीएम के निर्देश पर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में एस्ट्रो लैब्स को बनाने की तैयारी चल रही है। उत्तर प्रदेश में अंतरिक्ष वैज्ञानिक की नर्सरी तैयार के लिए ब्लॉक स्तर पर सरकारी स्कूलों में एस्ट्रो लैब्स बनाई जाएंगी। कई जिलों के स्कूलों में पीपीपी मॉडल पर एस्ट्रो लैब बनकर तैयार भी हो गए हैं, जहां बच्चे केवल किताबों से ही नहीं बल्कि वीआर हेडसेट और टेलीस्कोप के जरिए अंतरिक्ष के रहस्यों से रूबरू हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप हरदोई जनपद के लगभग हर ब्लॉक में कम से कम एक एस्ट्रोनॉमी लैब की स्थापना की गई है। इसकी जो मुख्य विशेषता ये है कि बच्चे इसमें प्रकाश के बारे में
गुरुत्वाकर्षण के बारे में, ग्रहों की जो गति है, उनकी जो पोजीशन है, उसके बारे में सीखते हैं। एक अच्छी बात यह है कि बच्चे स्वयं उसको ऑपरेट करते हैं। ये लैब बच्चों के अनुभव और जिज्ञासा पर आधारित शिक्षा को प्रोत्साहित कर रही हैं। यहाँ पे हमें अंतरिक्ष के बारे में सिखाया जाता है कि अंतरिक्ष पर हम कैसे जा सकते हैं और हमारे शरीर में क्या बदलाव आता है। हमारे इस लैब में सिखाया जाता है कि रात दिन कैसे होते हैं और मतलब चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण कैसे होते हैं और न्यूटन के 3 नियम, फर्स्ट नियम, सेकंड नियम, थर्ड नियम, ये सिखाए जाते हैं। और प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताया मैम ने हम लोगों को। एक लैब को तैयार करने में 2.5 से 3 लाख रुपए का खर्च आ रहा है, जिसमें उपकरण और शिक्षकों का प्रशिक्षण भी शामिल है। योगी सरकार ने एस्ट्रो लैब्स को अमृतकाल लर्निंग सेंटर्स का नाम दिया है। मुख्यमंत्री योगी की कोशिशों का ही नतीजा है कि अब एस्ट्रो विज्ञान सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये गांव के बच्चों को भी नासा और इसरो में जाने के सपनों को पंख दे रहा है। शिमला नगर निगम यानी एसएमसी ने कुत्तों की नसबंदी और उन्हें रेबीज रोधी टीके लगाने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान शुरू कर दिया है। ये अभियान 20 से 25 दिनों तक चलेगा, जिसमें गोवा, महाराष्ट्र और दिल्ली के पशु चिकित्सा विशेषज्ञों की एक टीम शामिल होगी, जिसका नेतृत्व डॉक्टर DR अनिल कर रहे हैं। एसएमसी के महापौर सुरेंद्र चौहान ने रविवार को बताया कि कुत्तों को लाने और आश्रय देने के लिए 4 वैन और आवास की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ये अभियान कुत्तों के काटने की घटनाओं में वृद्धि की पृष्ठभूमि में चलाया गया है। लगता है 2-3 हज़ार कुत्ते, अगर सारे आप मिलाएं तो, क्योंकि एग्जैक्ट इसका फिगर नहीं है, इसका फिगर आपको बिल्कुल दूंगा मैं, क्योंकि हम इसको डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं इसका, और रिकॉर्ड होगा इसका हमारे पास पूरा कि कौन कुत्ता कहाँ है, किसके पास कितने हैं, क्या डॉग्स के उसके पट्टे हम लगा रहे हैं, कान में उसके वैक्सीनेशन हुई है नहीं हुई है, ऑपरेट हुआ है नहीं हुआ, उसका रिकॉर्ड हमारे पास पूरा होगा, ताकि ये इस तरह का बिहेवियर और इस तरह के काटने की जो शहर के अंदर ये बहुत समस्या है वो कम की जा सके। लगभग हम इसको 20 दिन तक चला रहे हैं, 20-25 दिन तक ये हमारे साथ ये प्रोग्राम चलेगा। हमने इनकी सभी जो लोग बाहर से हैं उनकी ठहरने की व्यवस्था और उनको गाड़ियाँ और व्हीकल्स हमने दिए, 3 से 4 व्हीकल हम उनको दे रहे हैं, और 4 व्हीकलों में डिफरेंट पार्ट्स और डिफरेंट वार्ड से वो डॉग्स को पकड़ेंगे भी और ऑपरेट भी और वैक्सीनेशन भी करेंगे। ये कैंपेन हमारा लगभग 20-25 दिन चलेगा, जिसका बड़े और स्टाफ के साथ स्टरलाइज भी कर रहे हैं पूरे डॉग्स को, कहाँ कहाँ खाना देना है, कहाँ कैसे देना है, डॉग्स का बिहेवियर क्या है, क्यों वो काटते हैं। शिमला में आवारा कुत्तों की अनुमानित संख्या 3000 है, लेकिन सही संख्या का पता प्रत्येक आवारा कुत्ते का टीकाकरण और नसबंदी होने के बाद ही चल पाएगा। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में एक खास शिविर में 19 हाथियों का स्वागत पुष्प वर्षा और शाही दावत के साथ किया गया। ये जंगलों में यात्रा करने वाले हाथियों के लिए एक सुखद विश्राम था, जो मॉनसून के मौसम में विशेष रूप से मुश्किल होता है। हिनौता हाथी शिविर में 6 दिवसीय कायाकल्प शिविर के दौरान हाथियों को गन्ना, केले और मेवा लड्डू जैसे स्वादिष्ट भोजन परोसा जाता है। हिनौता पे जो हमारा प्रवेश द्वार है पर्यटकों के लिए, उसके निकट ये आज दिनांक 18/8/25 को एलिफेंट यूनिसेंस कैंप का शुभारंभ आज किया गया, जिसमें हमारे विभिन्न परिक्षेत्रों के परिचित अधिकारी और उसके अलावा कुछ गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य ये रहता है कि साल भर हाथी पन्ना टाइगर रिजर्व के प्रबंधन में बहुत अहम भूमिका का निर्वहन करते हैं। तो ये जो सप्ताह भर का कार्यक्रम रहेगा, इसमें हाथियों को उनकी रुचि का पौष्टिक आहार खिलाया जाता है, जिसमें केला है, सेब है, नारियल है, गन्ना है और विभिन्न प्रकार के जो हैं इनकी रुचि की चीज़ें इनको उपलब्ध कराई जाती है। मुंबई में भारी बारिश के बीच मंगलवार शाम एलिवेटेड ट्रैक पर 2 मोनोरेल ट्रेन फंस गईं, जिसके 782 से अधिक यात्रियों को बचा लिया गया। ट्रेन में फंसे कई यात्रियों ने दम घुटने की शिकायत की। अधिकारियों ने बताया कि बचाव अभियान लगभग 4 घंटे बाद खत्म हो गया और कहा कि बिजली आपूर्ति बाधित होने के कारण ट्रेन रुक गई और भीड़ की वजह से ये समस्या पैदा हुई। भारी बारिश के कारण स्थानीय ट्रेन परिचालन सेवाएं स्थगित कर दिए जाने के बाद से
इन दोनों मोनोरेल ट्रेन में क्षमता से ज्यादा यात्री सवार थे। अधिकारियों के अनुसार मैसूर कॉलोनी और भक्ति पार्क के बीच फंसी मोनोरेल ट्रेन को वापस नहीं खींचा जा सका, इसलिए स्नॉकल लैडर लगाकर 582 यात्रियों को बचाया गया। वहीं एक और मोनोरेल ट्रेन से 200 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, जिसे सफलतापूर्वक पास के वडाला स्टेशन पर वापस खींच लिया गया। शाम करीब 6:15 बजे मैसूर कॉलोनी और भक्ति पार्क स्टेशन के बीच फंसी मोनोरेल ट्रेन में अफरा तफरी मच गई, जहां बिजली और एसी सिस्टम बंद होने से 15 यात्रियों ने दम घुटने की शिकायत की। अधिकारियों ने बताया कि 14 लोगों का मौके पर ही उपचार किया गया, जबकि एक लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसकी हालत स्थिर है। मोनोरेल ऑपरेशन आज शुरू से बारिश हो रही थी, बट हमारे मोनोरेल का ऑपरेशन सक्सेसफुली शुरू थे। प्रवासियों को ले जा रहे थे। इस मोनोरेल में पर्टिकुलरली क्षमता के से ज़्यादा प्रवासी क्षमता होने की वजह से इसका करंट कलेक्टर के साथ में कनेक्शन छूट गया, जिसकी वजह से इसको करंट नहीं मिला और इसका इमरजेंसी ब्रेक डिप्लॉय हो गया। दूसरी ट्रेन हमने इसको पुल करने के लिए भेजी, बट इमरजेंसी ब्रेक रिलीज नहीं हो पाया एंड इस वजह से फिर हमने रेस्क्यू ऑपरेशन बीएमसी की हेल्प से शुरू किया है एंड आज आप देख सकते हैं सभी प्रवासी कुछ रूप से बीएमसी द्वारा रेस्क्यू किए गए। 5:40 को ट्रेन पकड़ा था। कहाँ से ट्रेन पकड़ी? हापकिन से। और किस तरह से मतलब सफोकेशन हो रहा था? पूरा एसी बंद था ना, पूरा पैक था और ओवरलोडेड था। 10 गुना आदमी लोग ज्यादा था। अच्छा, आज ट्रेन बंद? ट्रेन बंद। ट्रेन रुकी हुई है क्योंकि मैंने यहाँ 2 साल से मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। मैं मोनोरेल में कभी आज तक ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ क्योंकि इसलिए हुआ है कि बारिश का टाइम था और प्लस लोकल की ट्रेन बंद थी और लोकल की जो ट्रैवलिंग जो लोग जाते हैं ट्रैवलिंग करने के लिए, तो वहाँ के जो लोग हैं ना मोनोरेल में ट्रैवलिंग करते हैं, उसी वजह से ना भीड़ ज्यादा हो गया था। अब पब्लिक ज्यादा थी। मैडम, हम लगातार 2 घंटे से फंसे हुए थे। हम बहुत कोशिश की सब जगह फोन करने के लिए। हमारे साथ 2-3 प्रवासी थे, उन्होंने पुलिस को फोन किया, फायर ब्रिगेड को फोन किया और मोनोरेल में भी किसी को जिसके पैसे उसने फोन करके सबसे मदद मांगी, पर 2 घंटे के बाद ये मदद पहुंची है। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि घटना की जांच की जा रही है। तमिलनाडु के रामेश्वरम के मछुआरों ने श्रीलंकाई नौसेना द्वारा हिरासत में लिए गए साथी मछुआरों और मोटर वाली नावों की तत्काल रिहाई की मांग को लेकर थंगाचिमदम के पास रेल रोको प्रदर्शन किया। ऑल मैकेनाइज्ड बोट फिशरमैन्स एसोसिएशन के प्रदर्शनकारियों ने मंगलवार को रामेश्वरम और तांबरम के बीच रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया, जिससे ट्रेनों का आवागमन अस्थायी रूप से ठप हो गया। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में मछुआरों ने हिस्सा लिया और नारे लगाते हुए केंद्र और राज्य सरकारों से गिरफ्तार मछुआरों और उनकी जब्त नावों की रिहाई के लिए कूटनीतिक कार्रवाई करने का आग्रह किया। मछुआरे पिछले 9 दिनों से लगातार हड़ताल पर हैं, जहां इससे पहले उन्होंने अधिकारियों पर दबाव बढ़ाने के लिए 13 अगस्त को विरोध प्रदर्शन और 15 अगस्त को अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल भी की थी। वहीं रामनाथपुरम जिले के पुलिस अधीक्षक संधीश ने प्रदर्शनकारी मछुआरों से बातचीत की और उन्हें भरोसा दिलाया कि राज्य और केंद्र सरकार दोनों ने इस मुद्दे पर ध्यान दिया है और राजनयिक माध्यमों से हिरासत में लिए गए मछुआरों और उनकी नावों की रिहाई के लिए कोशिशें जारी हैं। उनके भरोसे के बाद प्रदर्शनकारी शांतिपूर्वक तितर-बितर होने लगे और थंगाचिमदम से तांबरम तक रेल सेवा फिर से शुरू हो सकी।